बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का एक अध्याय अन्याय के विरुद्ध को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु हमें जीवन जीने की कला के साथ साथ जीवन के महत्व को भी समझाता है। आइए बिना किसी देरी के हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। ये है अध्याय 11, अन्याय के विरुद्ध। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि रूसी लेखक एंटन चेखव की इस प्रसिद्ध कहानी में जूलिया नाम की एक गवर्नेस ने गवर्नेस के स्वभाव का उजागर किया है, जिसमें अपार धैर्य यानी बहुत ज्यादा धैर्य है, और लेखक द्वारा उसकी लगभग आधी तनख्वाह काट लेने के बाद में भी वह अपनी कृतज्ञता नहीं छोड़ती। कहानी का संदेश यह है कि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही गलत है। आप अन्याय कर रहे हैं ये बात भी गलत है, और अन्याय आप सह रहे हैं ये भी बात गलत है। आइए इस बात को पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेस यानी जो मेड है उसको जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, यानी तुम्हें पेमेंट देना चाहता हूँ, तुम्हें तनख्वाह देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितने में तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारे पैसे तुम्हें देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 20 रूबल महीने तय हुई थी ना? उसने बताया कि तुम्हारी तनख्वाह 20 रूबल तय हुई थी। जी नहीं, वो बोलती है 40 रूबल ये तय हुई थी। जूलिया ने बड़े धीरे स्वर में और दबे हुए स्वर में ये बात कही। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीने ही देता आया। अच्छा तो हमारे यहाँ काम करते हुए तो 2 महीने हुए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं माई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, यानी 1 महीने के 30 तो 2 महीने के 60, डबल हो गए, 2 गुने। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब हम महीने में एक भी दिन नागा ना हुआ हो, यानी नागा अर्थात एक भी दिन हमने छुट्टी ना ली हो, तब हमारे 60 रूपल बनेंगे। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को सिर्फ घुमाने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, यानी वो थोड़ी सी उदास हो गई। बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने वो दूर करने लगी और बोली, कुछ भी नहीं। एक भी शब्द उसने अपने मुंह से नहीं निकाला। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम में ही हुआ, यानी 12 दिन की छुट्टी, मतलब कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ बानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन तुम्हारे दांत का दर्द था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19 नागे, 19 यानी 90 छुट्टियां उसकी हो गई। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू झलक आए, यानी जूलिया अब रोने लगी है, जूलिया की आंखों में आंसू आ गए हैं। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद उसने अपनी नाक साफ की और बोली, कुछ भी नहीं, यानी उसने एक शब्द भी अपने मालिक को नहीं कहा। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली भी तोड़ी थी, यानी वो तुमसे टूट गई थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर
मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना लिखा है। बदा है मतलब लिखा है। चलो मैं उसके 2 रूबल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर से बचकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देख लो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है। तुम्हें ठीक से तुम्हें इसी से तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में झील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं, इस बात का जवाब दो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, यानी कुछ पैसा थोड़ा सा पहले उन्होंने दे रखा था, वो थे 10 रूबल की राशि। जी नहीं, आपने मुझे नहीं। जूलिया ने दबी जबान से ये बात कहनी चाही। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट करता हूँ, यानी मैं हर चीज डायरी में लिख लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। मन कठोर स्वर मैंने कठोर स्वर में कहा, तो ठीक है, घटाओ। 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसने तमाम शरीर पर पसीना छलछला आया, यानी वो घबरा गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। कांपती आवाज में वो बोली, कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मुझे अभी तक एक ही बार पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। इस पर मालिक ने कहा, अच्छा। मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अभी अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 घटा दो तो बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, यह रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हुए हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया, यानी अपने जेब में उसने रख लिया। विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में कहा, गुस्से के स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझ मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। महिला ने क्या बताया कि आपने सर मुझे पेमेंट दी, मुझे तनख्वाह दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तेज आवाज में लगभग चिल्लाते हुए ही कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मैंने तुम्हें लूटा है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद यानी थैंक यू दे रही हो, थैंक यू कह रही हो। जी हाँ, मैं थैंक यू कह रही हूँ। इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी के छींटे मारते हुए ये बात कही कि जहां पर मैंने पहले काम किया था, उन लोगों ने काम करवाया, उसके बावजूद भी मुझे कोई तनख्वाह, कोई पगार नहीं दी। लेकिन आपका धन्यवाद है कि आप काट कर ही दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं मुझे कुछ तनख्वाह। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया, जूलिया। मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा। मैंने कहा, फिर स्वर धीप मगर बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर यानी एक गंदा मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया कहती है, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के बावजूद इतना दब्बू,
इतना डरपोक यानी भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा हो उसका भी वो विरोध न कर पाए? क्या इतना सीधापन काम का है कि आप अपने ही नुकसान करते जाएं, आप इतने डरपोक बने रहें? बस खामोश रहें और जातियां सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह चुप रहने से यानी खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर और निर्मम और हृदयहीन यानी जिसमें दिल ही न हो ऐसी दुनिया से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। पूरी ताकत के साथ तुम इस संसार से लड़ो। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू, डरे हुए भीरू और बोधे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। कोई भी जगह नहीं है। इस पाठ की रचयिता है एंटन चेखव। तो इसी के साथ हमारी ये हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।